एबीपी न्यूजचे पश्चिम भारताचे संपादक जितेंद्र दीक्षित यांचं आज एक महत्वाचं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे. व्हॅली ऑफ रेड स्नो नावाचं हे पुस्तक आहे. हे पुस्तक खास करून काश्मीरमधल्या ज्या घडामोडी सध्या घडतायत या अनुषंगानं लिहिण्यात आलंय. नेमकं या पुस्तकामध्ये काय आहे, काय काय गोष्टी त्यांना त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळाल्या, याच गोष्टी आपण आज त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सर, ज्या पद्धतीने मागच्या काही दिवसांपासून काश्मीरच्या बातम्या येत आहेत आणि स्वतः तुम्ही जाऊन त्या ठिकाणी रिपोर्टिंग केलेलं आहे, या पुस्तकामध्ये काय आहे आणि त्या ठिकाणचा अनुभव तुमचा कसा होता, काय सांगाल? नीलेश, ये जो किताब है कश्मीर के वर्तमान के ऊपर है. कश्मीर के इतिहास पर बहुत सारी किताबें आई हैं, लेकिन ये किताब जो है कश्मीर के वर्तमान की कहानी कहती है. और खास करके जो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के जो हटाया गया अगस्त 2019 में, तो उसके ठीक पहले कश्मीर में क्या हो रहा था और उसके बाद अब जो नया कश्मीर की बात हो रही है, तो नया कश्मीर कैसे उभर रहा है. बीते 10 सालों में जो पिछला दशक था, उस दौरान जो तमाम बड़ी घटनाएं कश्मीर में हुई, चाहे 2014 का आखिरी विधानसभा का इलेक्शन हो, पुलवामा का हमला हो, या फिर 2019 में जो कुछ भी हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, कश्मीर का स्टेटहुड वापस ले लिया गया, कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, तो उन तमाम घटनाओं को मैंने कवर किया है. टीवी एक बहुत ही डायनेमिक माध्यम है, लेकिन टीवी की अपनी सीमाएं भी हैं. बहुत सारी कहानियां ऐसी थी जो बतौर एक टीवी रिपोर्टर मैं टीवी पर स्क्रीन पर नहीं पेश कर पाया. तो मुझे लगा कि किताब लिखना एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है, तो इस किताब के जरिए उन तमाम कहानियों को मैंने पेश करने की कोशिश की है. और मेरी कोशिश यही है कि इस किताब को पढ़ने के बाद पाठकों को एक आइडिया आएगा कि जो नया कश्मीर है या अनुच्छेद 370 हटने का बाद का जो कश्मीर है, वो अब किस तरह से उभर रहा है, किस राह में जा रहा है. सर, आणखीन एक महत्वाची बाब, काही दिवसांपूर्वीच काश्मीरी पंडितांची जी कहाणी होती ती दाखवणारा एक सिनेमा आला होता. तुम्ही तो सिनेमा पाहिला असेलच. यासोबतच तुम्ही जे पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्या गोष्टी ज्यावेळेस तुम्ही दोन्ही पाहता त्यावेळेस तुम्हाला प्रामुख्याने काय त्या ठिकाणी फरक जाणवतो? ज्या गोष्टी दाखवल्या गेल्या होत्या खरंच त्या पद्धतीनं आहेत का, आणि नेमकी आता काश्मीरी पंडितांची काश्मीरमधली काय परिस्थिती आहे? देखिए, जहां तक उस सिनेमा की बात है, उस फिल्म की बात है, मैंने वो फिल्म देखी है और उस फिल्म की ज्यादातर घटनाएं जो है वो सही हैं. उन्होंने कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली है, कुछ ड्रामेटाइज किया है, लेकिन वाकई में उस तरह का अत्याचार तो हुआ था, वहां पर एक्सोडस भी हुआ था, ये एक स्थापित सत्य है. लेकिन जहां तक मौजूदा कश्मीरी पंडितों की बात करें, तो मौजूदा कश्मीरी पंडितों के कई वर्ग हैं. और उसमें ऐसा है कि कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो आज भी कश्मीर में मौजूद हैं, वहां से वो भागे नहीं 90s में. कुछ ऐसे हैं जो जम्मू के शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं. कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग देश के हिस्सों में चले गए हैं. अब इन सबके ओपिनियन भी अलग अलग हैं. ऐसा नहीं है कि सारे कश्मीरी पंडित अब वापस कश्मीर में जाकर ही बसना चाहते हैं. कई हैं जो अब उनका कहना है कि वहां जाएंगे तो वैसे ही हालात होने वाले हैं, फिर से भागना पड़ेगा, तो हमें नहीं जाना है. कई लोग कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमें सरकार से उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है. और कई लोगों का कहना है कि अगर हम वहां जाएंगे और अगर इसी तरह से कॉलोनीज में रहेंगे, चार दीवारी के भीतर रहेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है. हम पहले के जैसा वहां रहना चाहते हैं, जैसे पहले हम तमाम कम्युनिटीज के बीच में घुल मिल कर रहना चाहते थे. कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी हिंदू हो, उनमें कोई फर्क नहीं था. तो वैसी जिंदगी अगर हमें फिर से जीने मिलती है तब हम जाने को तैयार है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे. तो कश्मीर के बारे में और खास करके कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह सकते हैं. एक बात ये समझ में आई मुझे कश्मीरी पंडितों से इंटरेक्ट करके, मैंने पूरा एक चैप्टर इस किताब में लिखा है. ज्यावेळेस तुम्ही रिपोर्टिंग करत होता त्यावेळेस खास करून तिथले अनुभव काय होते? कारण की मागच्या काही दिवसांमधल्या ज्या काही घडामोडी घडतायत, तर त्या ठिकाणी अनेक पेपर असतील किंवा अनेक वृत्तसंस्था असतील, याच्यावर कुठेतरी बंधनं लादली गेलेली आहेत, अनेकांना बॅन करण्यात आलेलं आहे, अशी देखील माहिती मिळते. या बाबतीतलं सत्य नेमकं काय आहे? देखिए, ये मैं जब कश्मीर में था 2019 में, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो वहां पर कश्मीर के बाहर के जितने भी पत्रकार थे, दिल्ली मुंबई से हम जैसे जाने वाले पत्रकार, उनको बड़ी ही हॉस्टाइल नजरों से देखा जा रहा था. बहुत ही गुस्से में वहां के स्थानीय लोग जो है देखते थे. उनके ऊपर अटैक हुए, कई लोगों के साथ में मारपीट हुई, और वहां पर रिपोर्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि जो भारतीय मीडिया है वो कश्मीर की वस्तु स्थिति नहीं दिखा रहा है, वो सच्ची तस्वीर नहीं दिखा रहा है. ये नहीं दिखा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से वहां के लोगों में किस प्रकार का गुस्सा है, वहां पे जमीनी हकीकत क्या है. तो इसलिए वो लोग टारगेट कर रहे थे. दूसरी बात, जो फॉरेन मीडिया था उनको लोग वेलकम कर रहे थे. वो लोग खुलेआम वहां पर जाकर जहां भी चाहे वहां जाके शूट कर रहे थे. अब जहां तक स्थानीय कश्मीरी
अखबारों का या चैनलों का सवाल है, तो ये खबरें आ रही हैं कि उन पर शासन की ओर से दबिश दी जा रही है और वो खुलकर जो बात कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा वहां से इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। शेवटचा प्रश्न, या पुस्तकाच्या निमित्तानं वाचकांना तुम्ही काय संदेश द्याल? खास करून हे पुस्तक का वाचलं गेलं पाहिजे याबाबत तुम्ही काय सांगाल? देखिए, अगर आप कश्मीर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आगे बढ़कर देखना चाहते हैं और कश्मीर की कहानी जानना चाहते हैं और इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर अब जो है नया कश्मीर किस तरह से दिखेगा, वहां किस तरह से उभर रहा है वो कश्मीर, वहां क्या कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसी इनसाइट्स इससे जरूर मिलेंगी। धन्यवाद सर, एबीपी माझ्यासोबत बातचीत केल्याबरोबर आपण पाहिलं असेल की अशा पद्धतीनं ज्या काही काश्मीरमधल्या घडामोडी घडतायत त्या अनुषंगानं हे लिहिलेलं पुस्तक आहे आणि जर खरंच सध्याच्या परिस्थिती संदर्भामध्ये जर जाणून घ्यायचं असेल तर नक्कीच हे पुस्तक वाचलं गेलं पाहिजे. कॅमेरामन अनुप सह निलेश बुधावले, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.